नमस्ते। सॉलिड फैक्ट विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बड़ी खबर यह है कि ज्ञानेश कुमार साहब की जो लफाजी है, जिस तरीके का तर्क वो कुतर्क दे रहे थे, उन कुतर्कों का असर इतना व्यापक हो चुका है और शायद इतना खराब पड़ा देश के ऊपर कि विपक्ष को एक नई संजीवनी मिल गई। विपक्ष अब महाभियोग की तैयारी कर रहा है। इस बीच में तमाम कल जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और बहुत सारे पत्रकारों ने जो सवाल पूछे, उसमें से चुनाव आयोग ने अपनी सुविधा के हिसाब से सवालों के जवाब दिए, लेकिन जो मूल सवाल थे वो सवाल धरे के धरे रह गए, उनको किनारे कर दिया गया। प्रंजय गुहा ठगरता, मुकेश कुमार टाइप तमाम जो सवाल थे, उनमें से उन्होंने किसी भी सवाल को टच नहीं किया। सर, शुरू हम इससे करना चाहते हैं आपसे कि जो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और अब विपक्ष का ये महाभियोग कितना सही कदम है? प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस भाषा में हुई, उस भाषा के ऊपर ये महाभियोग कितना सही जवाब है? राम प्रकाश जी नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, 20 साल के आसपास मैंने चुनाव आयोग कवर किया है और जितने भारी मन से मुझे ये बात करनी पड़ रही है एक जर्नलिस्ट के तौर पर, तो आप उन लोगों की सोचिए जिन्होंने 75 साल में इस इंस्टीट्यूशन को बनाया, चुनाव आयोग को, संवैधानिक संस्था, और एक व्यक्ति की लफाजी के कारण दोनों साथी उनके चुनाव आयोग, क्योंकि उन्होंने तो एक शब्द भी नहीं बोला, तो उनको तो आप मेरिट पे या देश मेरिट पे डिसाइड कर नहीं सकते। लेकिन चुनाव आयोग होलिस्टिकली तो 3 लोगों का समूह है ना, जो 3 उनके मेन चेहरे, उसके नीचे 797 लोग और हैं, जैसा उन्होंने बताया कि 800 लोग हैं। 1950 से लेकर के 2025 तक चुनाव आयोग ने जो कुछ अर्जित किया था, उसको चंद शब्दों में अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं तो केवल 83 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और प्रेस कॉन्फ्रेंस मत कहिए आप, उसको एक चुनावी रैली कहिए, उसमें जिस तरीके से चुनाव आयोग की सारी साख को नष्ट भ्रष्ट करते हुए उसको गटर में डालने का काम ज्ञानेश गुप्ता ने किया, उसी के बाद मजबूर होकर आप देखिए देश के संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग का मुख्य चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष को 17 से 18 घंटे के बीच में इस बात की घोषणा करनी पड़ी कि उन्हें मजबूर होकर भारी मन से उनके खिलाफ महाभियोग लाना पड़ेगा। आर्टिकल 324(5) के तहत ये आता है महाभियोग, आपको पता है, और 50 सांसद इसके लिए नोटिस देते हैं दोनों सदनों। सवाल यह है कि ये क्यों आया? हर चीज की एक सीमा होती है, सहन की, एक बर्दाश्त करने की, और सारी चीजें अपनी जगह थी अगर वो सारे सवालों के जवाब, पहली बात तो समय थे साथ की साथ दे देते। अगर नहीं दिए तो देखिए आप, उन्होंने 178 दिन हुए उनके कार्यकाल को। कल उन्होंने, आपको पता है, 19 फरवरी को ज्वाइन किया था और कल उन्होंने पहली बार मीडिया से रूबरू हुए, और जैसे ही मुंह खोला सारे देश को पता लग गया कि वो मुख्य चुनाव आयुक्त कम है और किसी के प्रवक्ता ज्यादा है। इस बात में अब कोई शक नहीं बचा। जो भाषा आमतौर पर पार्टियों के प्रवक्ता भी एक दूसरे के बारे में करने से बचते हैं, जिस टोन पे, जिस पिच पे वो विपक्ष के नेता के बारे में टिप्पणियां कर रहे थे, और उसी मुद्दे पर जब आप अनुराग ठाकुर के बारे में सवाल पूछे तो उन सारे सवालों को टाल दें। फर्क देखिएगा, राहुल गांधी ने 1 विधानसभा की बात की, अनुराग ठाकुर ने 35 की बात की, यानी कि 6 पार्लियामेंट की बात की। अनुराग ठाकुर के बारे में उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला, और राहुल गांधी के बारे में ऐसा कोई शब्द बचा नहीं कि वो उनको और डिमीन कर पाते। तो ये जो संवैधानिक संस्था के मुखिया के पद पर जो भारत के संविधान की शपथ लेकर बैठा हुआ व्यक्ति है, ये उसका चाल चरित्र और चेहरा है, और ये पूरे देश ने देखा। जितने भी देश के सवाल थे, एक भी सवाल का जवाब किसी को मिला हो तो बता दीजिए। केवल एक पर्टिकुलर पार्टी का प्रोपेगेंडा। और नहीं तो देखिए, आमतौर पर इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन विपक्ष, जबकि लोकसभा विपक्ष के नेता बाहर है, तो खड़गे साहब की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई आज सुबह अपने जो फ्लोर लीडर्स की, और उसी में फैसला हो गया कि ये बात जाने वाले नहीं है, लेट्स मूव इट। और अभी जब हम बात कर रहे हैं, कुछ देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है डी अलायंस की। तो ये सारी चीजें बेसिकली एक और चीज है सर, विपक्ष की जो ऑल पार्टी मीटिंग का आपने जिक्र किया, इस ऑल पार्टी मीटिंग में भी महाभियोग पे बात हुई है, लेकिन फाइनली तय नहीं हुआ है। तो लेकिन क्या इससे अभी चुनाव आयोग के लिए तुरंत ये बड़ा एक जोखिम भरा कदम है? अगर महाभियोग आ जाता है तो कितना इंपॉर्टेंट होगा विपक्ष के लिहाज से? क्योंकि चुनाव आयोग और भाजपा ये दोनों तो अभी भी अटैकिंग मोड में दिख रहे हैं। जिस तरीके से कल ज्ञानेश कुमार ने ट्रेलर दिया कि 7 दिन के अंदर आपको माफी मांगनी है या हलफनामा देना है, इसके अलावा कोई तीसरा रास्ता नहीं है। नहीं, राम प्रकाश जी, उसी का तो परिणाम है ना कि 1950 से 2025 के सफर में ज्ञानेश कुमार गुप्ता पहले 6 महीने का कार्यकाल पूरा होने से पहले महाभियोग का सामना करने वाले पहले मुख्य चुनाव आयुक्त होने जा रहे हैं। इसी सारे का तो परिणाम है। उसको उस रूप में क्यों देख रहे हैं आप? ये देखिए ना कि पहली बार मुंह खुला और उस दिन एक्सपोज हो गए बुरे तरीके से। अब विपक्ष का जो आपने कहा, देखिए इतना आसान नहीं है। बेसिकली जो महाभियोग लाया जाता है उसके लिए एक बाकायदा प्रक्रिया है, ले डाउन प्रक्रिया है।
50-50 सांसद दोनों हाउसेज के वो प्रस्ताव मूव करेंगे, दोनों चेयर्स के पास जाएगा, वो उसको एक्सेप्ट करेंगे सिग्नेचर्स के मिलान के बाद, एंड इट्स ए लॉन्ग ड्राउन प्रोसेस, इसमें समय लगता है। अब जो आपको पता है कि आज 18 तारीख ऑलरेडी है, 21 तारीख तक सेशन है, तो इन 4 दिनों में तो कुछ हो नहीं पाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में जो विपक्ष को सारी चीजों का पता है, कोई ऐसी चीज नहीं है कि उनसे छुपी हुई। जब इनको हटाने की बात आएगी, दोनों हाउसेज में इंडिपेंडेंटली 2/3 मेजोरिटी के साथ महाभियोग पास होता है, ऐसे पास नहीं होता। इनकी जो पैरिटी है मुख्य चुनाव आयोग की, वो सुप्रीम कोर्ट जज के बराबर है और प्रोसीजर भी से। विपक्ष को ये बहुत अच्छे से पता है कि उनके पास 2/3 क्या, उनके पास साधारण बहुमत नहीं। लेकिन जो हमारे संविधान निर्माता थे, उन्होंने संसद के ऊपर, संसद आवारा ना हो जाए और संवैधानिक संस्थाएं आवारा ना हो जाए, उसके लिए ये काउंटर चेक्स रखे थे, चाहे वो अविश्वास प्रस्ताव हो, चाहे वो इम्पीचमेंट हो, तमाम तरह के प्रावधान जो हुए। तो इसमें अविश्वास प्रस्ताव गिरने का और पास होने का सवाल नहीं होता, सवाल होता है कि आपकी क्रेडिबिलिटी। जब अविश्वास प्रस्ताव लाने को विपक्ष मजबूर होता है, तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि कोई ऐसी गंभीर चीज हुई है जिसको कहीं ना कहीं वो मुक्ति पाना चाहते हैं, वो भी और देश भी। अगर सही मायने में देखेंगे आप लोकतांत्रिक स्कीम ऑफ थिंग्स में, विपक्ष जनता की आवाज होता है। तो जनता की आवाज कहीं ना कहीं जो आज उठ रही है कि विपक्ष जो अपने चुनाव आयोग की जो क्रेडिबिलिटी है, और कल ही आपने सीएसडीएस का सर्वे देखा होगा, आज तक के सबसे ज्यादा लोग तो रसातल कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं इसको क्रेडिबिलिटी को गटर में पहुंचा दिया गया। ये कहां से शुरू हुआ था? ये सुनील अरोड़ा से शुरू हुआ था, उसके बाद सुभाष चंद्र आए, उसके बाद राजीव कुमार शायर आए, और अब ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता आए। बैक टू बैक ऐसे लोग जिनका संवैधानिक उसमें होने की बजाय, किसी के प्रति आस्था होने की बजाय, संविधान के प्रति आस्था होने की बजाय इंडिविजुअल्स के प्रति आस्था है। वरना अगर आपको ध्यान हो, अगर सुनील अरोड़ा ने उस समय प्रधानमंत्री को नोटिस दे दिया होता 2019 में, जब वो पुलवामा के शहीदों पे वोट मांग रहे थे, तो शायद बात यहां तक ना आती। तो वो चीजें होती होती यहां तक आ गई कि इन्होंने अपने आप को देश और संविधान से ऊपर मान करके एक पार्टी, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, कहीं ना कहीं उसके सहयोगी बन गई। और वो भाषा कल सारे देश ने देखी ज्ञानेश गुप्ता की। 83 मिनट तक वो बोलते रहे, एक सवाल का जवाब दिया हो तो बता दीजिए सेटिस्फैक्टरी। तो उससे मजबूर होकर के विपक्ष को यह तय करना पड़ा कि हम अब इनको एक्सपोज करेंगे। राहुल गांधी की एब्सेंस में हुआ, कल रात को उन्होंने तमाम वहां से, बिहार से ही तमाम विपक्ष के नेताओं से फोन पे बात की। आज सुबह इसको एक फॉर्मल रूप दिया गया है। अब इस पे विपक्ष कब आगे बढ़ेगा, अब 1-2 दिन में बढ़ेगा या कुछ समय लेगा, ये बेसिकली चेक करने का है, सरकार को कंट्रोल में रखने का, और विपक्ष को, इसको क्या नाम है, जो संबंधित संस्था है। तो इस मामले में वो चुनाव आएगा। तो आपने देखा होगा मणिपुर के मामले में, जब सरकार किसी भी रूप में नहीं मानी, तो अल्टीमेटली अविश्वास प्रस्ताव का सहारा लेना पड़ा। उसका मतलब ये नहीं था कि सरकार गिर जाएगी, सरकार को कंपेल करने का एक तरीका है। ऐसे ही एसआईआर के कारण आपने देखा पूरा सेशन तबाह हो गया। 21 तारीख को सेशन शुरू हुआ था, आज 18 तारीख को। सरकार इस बात क्या कह रहे थे मोदी जी कि हम किसी भी विषय पर चर्चा के लिए तैयार हैं। देखा था ना आपने, राष्ट्र के नाम बाहर खड़े होकर बोल रहे थे। पूरा सेशन जाने को केवल 3 दिन बचे हैं आज के बाद, आज भी एडजर्न पड़ा हाउस। तो उसके बावजूद एसआईआर पर चर्चा क्यों नहीं हुई? कभी संविधान की आड़ लेते, कभी चुनाव आयोग को लेकर कितनी बार चर्चा है, आप निकाल के दिखा लीजिए रिकॉर्ड के अंदर, लोकसभा में, राज्यसभा में। लेकिन ये क्यों बच रहे हैं? क्योंकि इनकी दुखती रंग है। तो बेसिकली अब विपक्ष के पास और विकल्प क्या बचा? महाभियोग प्रस्ताव लाओ। और ये पहला नहीं, ध्यान होगा आपको, एक संघ के एकलव्य होते थे जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ भी चुनाव आए, अपने क्या नाम है, विपक्ष लेकर के नोटिस दिया था। वो अलग बात है कि हरिवंश उनको बचा गए और उस नोटिस को तकनीकी कारणों पर खारिज कर दिया। उससे पहले ना तो कभी राज्यसभा के सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति, और ना आज से पहले कभी मुख्य चुनाव आयुक्त पर इस देश में कभी महाभियोग का प्रस्ताव लाने की सोची भी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से, कितना डैमेज कर दिया है ये ज्ञानेश कुमार गुप्ता टाइप के लोगों ने, जो इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था, जिसकी पूरी दुनिया में धाक, जिसकी क्रेडिबिलिटी है, जिसकी एक स्टैंडिंग है, उसको नरक में मिला के रख दिया। और किसी से भी आप बात करेंगे ना, इवन हम लोग तो कवर करते हैं, हमें भी बुरा लग रहा है कि हमने वो दौर देखा जहां कैसे कैसे चुनाव आयुक्त थे, और यहाँ कैसे कैसे जो विपक्ष के नेता को 7 दिन की चुनौती और इस तरह की बात, जो उनका मैंडेट नहीं, आप सुप्रीम कोर्ट नहीं है। हम लोगों ने जो सवालों का जिक्र किया सर, ठीक है, महाभियोग आएगा, वो बात होगी, उस पर भी अभी समय है, बात होती रहेगी। लेकिन हम लोगों ने जो सवालों का जिक्र किया, उन पे जरा बात कर लेना जरूरी है। एक लगातार सवाल सोशल मीडिया, बहुत सारे तरीकों, अलग अलग तरीकों से पूछे जा रहे हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार रहे जिनके सवालों का जवाब वहां नहीं दिया गया। एक लंबी फहरिस्त है उन सवालों के। जरा मैं चाहता हूं कि उनका संक्षेप में आप लगातार जवाब देते जाएगा, एक 2 लाइन में, जिससे दर्शक जरा क्लियर हो जाए कि क्या कुछ है
बीएलओस को लेकर उन्होंने कहा, रिकमेंडेशंस को लेकर के कहा, तो पहले तो सवाल यह है कि आखिर ये जो सिफारिशें की गई वो किस आधार पर की गई, ये कैसे क्लियर हुआ, इस पर क्या बोला चुनाव आयोग? नहीं, मैं राम प्रकाश जी आपको ना एक होलिस्टिक लिस्ट देता हूं जो मैंने सोचा अपने तजुर्बे पे, जो बेसिकली चुनाव आयोग की कवरेज पे, कि कौन से ऐसे मूल सवाल थे, बेसिक सवाल, बाकी तो छोड़ दीजिए, बेहद मूल सवाल जो देश का हर नागरिक, 144 करोड़ लोग, हर आदमी ये जानना चाहता है इस मामले में, उनके जवाब क्यों नहीं दिए गैनेश के ऊपर। बेहद साधारण सवाल है, एक एक लाइन पे लेमन की भाषा, और उसका ज्ञानेश कुमार गुप्ता जब तक जवाब नहीं देंगे, उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी, पूरे चुनाव आयोग की साख लगातार दांव पर। मैंने बहुत सोच समझ के वो सवाल तैयार किए, आपको भी भेजे हैं मैंने। बेसिकली क्या सवाल है, और राम प्रकाश जी ये इंडिविजुअल हेमंत त्रि या राम प्रकाश राय या पब्लिक इंडिया के सवाल नहीं, ये लेमन के सवाल है, इस देश के सवाल है जो चुनाव आयोग से जानना चाहते हैं। वो सवाल क्या है? पहला, 25 जुलाई 2025 से पहले जितने भी बिहार में जमा किए गए गणना प्रपत्रों पर बीएलओज ने अपनी सिफारिशें किस आधार पर? पहला ही सवाल, इतना तो बताना होगा ना आपको। नंबर 2, 24 जून को चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार 26 जुलाई से पहले पर्यवेक्षी अधिकारियों द्वारा बीएलओ द्वारा सिफारिश न किए गए कितने मामलों की जांच की गई? कितने मामलों की? बस इतना बता दें। क्या चुनाव आयोग स्पष्ट रूप से कह सकता है कि सभी मतदाताओं को डुप्लीकेट प्रपत्र दिए गए थे, और जिन लोगों ने प्रपत्र जमा किए थे उन्हें चुनाव आयोग के निर्देशों की अनुपालना में पावती दी गई या नहीं? क्योंकि आपने ये दावा किया था कि हमने पावती दी है, तो कितनों को दी थी बता दो। नंबर 4, चुनाव आयोग ने उन लोगों की मृत्यु और स्थायी प्रवास की पुष्टि कैसे की? आपने कहा ना जी 65 लाख घटना, तो उसका क्राइटेरिया क्या था, पुष्टि कैसे की जिन्होंने गणना प्रपत्र जमा नहीं किए थे? क्या उसने किसी अधिकृत रिकॉर्ड से परामर्श लिया या केवल सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लिया? दोनों का बड़ा महत्व है। अगर सुनी सुनाई पे किया तो उसके फॉल आउट्स आ गए आने वाले में, और रिकॉर्ड था तो आप बताइए कौन किस बेसिस पे किया। नंबर 5, यदि गणना प्रपत्र ईसीआई के आंकड़ों के आधार पर डाउनलोड या पहले से भरे गए थे और मतदाता के पास त्रुटि को सुधारने का कोई अवसर नहीं था, तो ईसीआई अपनी सूची में त्रुटियों को कैसे सुधारेगा? कोई जवाब है आपके पास? क्या उस सूची के शुद्धिकरण के दावों के बिना त्रुटियां विरासत में नहीं मिलेंगी अगली सूची में, वो ऐसे ट्रांसफर हो जाएंगी? तो नंबर 6, 25 जुलाई तक प्राप्त 7.24 करोड़ गणना प्रपत्रों में से कितनों ने कोई भी निर्धारित दस्तावेज जमा नहीं किए? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया, कल प्रणव दा ने भी पूछ लिया, तमाम जर्नलिस्टों ने पूछ लिया, इसका सवाल का जवाब क्यों नहीं मिला? जब आप रियल टाइम में डेली बेसिस पे बताते थे इतने फार्म आ गए, इतने फार्म आ गए, तो किसी को भी आप ये नहीं क्यों बता रहे हो कि डॉक्यूमेंट कितनों गैर कितनों के लिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो 11 जिनकी लिस्ट थी पहले। नंबर 7, चुनाव आयोग ने अपनी दैनिक विवरणों में उन मतदाताओं की संख्या के आंकड़े क्यों शामिल नहीं किए जो प्रतिदिन दस्तावेज जमा कर रहे हैं, एवरीडे कर रहे हैं ना, लगातार 30 तारीख तक का समय है, वो जो जमा कर रहे हैं उनको क्यों नहीं अपडेट करें? आप पहले बताते थे कि इतने फार्म आ गए, इतने फार्म आ गए, अब क्यों नहीं बता रहे? कल जैसा बताया ज्ञानेश कुमार ने कि 65 लाख के वोट कटे हैं और 26,780 ने अभी तक फार्म जमा कराए हैं, तो ये तो गड़बड़ है सारी। 65 लाख और 26,000 का तो कोई भी कंपैरिजन नहीं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा खत्म हो गया चुनाव आयोग में उसकी प्रक्रिया में। ईसीआई 25 जुलाई से पहले प्रतिदिन जमा ऑब्लिक अपलोड किए जाने वाले प्रपत्रों की संख्या के आंकड़े हर रोज जारी करता है, तो अब क्यों नहीं कर रहा है? 8वां सवाल, बिहार में 2003 में, यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है राम प्रकाश, बिहार में 2003 में हुए गहन पुनरीक्षण पर चुनाव आयोग का आदेश चुनाव आयोग की वेबसाइट पर क्यों उपलब्ध नहीं है? इसका जवाब चाहिए, क्यों नहीं है? ये अब तक था, कहां चला गया, क्यों हटाया गया है? इसके पीछे मंशा क्या है? और देखिएगा वो विशेष नहीं था, वो केवल सघन था। विशेष शब्द ये लेकर के आए हैं, विशेष शब्द संविधान में नहीं है। चलिए 9वां, चुनाव आयोग राहुल गांधी और उनकी शिकायतों का समान रूप से विचार क्यों नहीं कर रहा है? जब राहुल गांधी कहते हैं तो कुछ है और अनुराग ठाकुर कहते हैं तो कुछ है। ये दो क्राइटेरिया कैसे हो सकते हैं एक ही मसले के ऊपर? नंबर 10, क्या चुनाव आयोग ने इन शिकायतों पर कोई कार्रवाई शुरू की है? क्या चुनाव आयोग बिना हल्फनामे के शिकायतों पर ध्यान नहीं देता? हाँ या ना, बता दें। क्या चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का बिना हल्फनामा दाखिल किए जवाब देने के लिए यूपी के सीओ के खिलाफ कार्रवाई करेगा? आपको ध्यान होगा ना, यूपी के सीओ ने जवाब दिया था, तो उन्होंने तब तो कोई एफिडेविट नहीं दिया था। तो यूपी का सीओ जब जवाब दे सकता है तो चुनाव आयोग क्यों नहीं दे सकता? या कर्नाटक सीओ क्यों नहीं दे सकता? जांच क्यों नहीं हो सकती? तो ये सवाल है। 12वां,
यदि चुनाव आयोग का दावा है कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन के बाद उस पर उनका अधिकार क्षेत्र समाप्त हो जाता है, जैसा कि उन्होंने कल दावा किया, तो हो जाता है और वो कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो क्या वो किसी आपराधिक शिकायत के दर्ज होने और राज्य एजेंसी द्वारा की गई जांच का समर्थन करेंगे, जैसा कि कर्नाटक में होने जा रहा है? कर्नाटक सरकार ने ये पूरा केस महादेवपुरा वाला, आपको पता है ना, अपने एडवोकेट जनरल को भेज रखा है जांच के लिए। तो क्या चुनाव आयोग उसका समर्थन करेगा? हाँ तो क्यों, ना तो क्यों नहीं? चुनाव आयोग के पास ऐसी कौन सा अधिकार है, बहुत स्पेसिफिक सवाल है, चुनाव आयोग के पास ऐसा कौन सा अधिकार है कि वो देश के विपक्ष के नेता को राष्ट्र से माफी मांगने के लिए कह सकता है? कौन सी धारा के तहत, कौन से अधिकार के तहत ज्ञानेश कुमार गुप्ता ने ये बात की? केवल धारा बता दे या अधिकार बता दे। नंबर 14, चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के लिए इतना लंबा इंतजार क्यों किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए 17 अगस्त का दिन ही क्यों चुना, जिस दिन राहुल गांधी अपनी बिहार रैली की शुरुआत कर रहे थे और पदयात्रा पर निकल रहे थे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वस्तुतः 24 जून को जब आपने ऐसा शुरू किया SIR, तब करनी चाहिए थी, या बीच में जितना झमेले हो रहे थे तब करनी चाहिए थी। अब क्यों? टाइमिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। 15वां सवाल राम प्रकाश जी, पूर्व में चुनाव आयोग दक्षिण भारत की जरूरतों को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि देश में देखिए हिंदी से ही काम नहीं चलता तमाम एरियाज से, तो दोनों एरियाज को पूरा करने के लिए मीडिया को हिंदी और अंग्रेजी दोनों में संबोधित करता रहा बीच बीच में, हमने लगातार देखा। कल का सम्मेलन केवल हिंदी में ही क्यों था? इसको बाइलिंगुअल किया जा सकता था, क्यों नहीं किया ज्ञानेश गुप्ता ने? जानबूझ के नहीं किया क्या? आखिर क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए था। कौन सी ऑडियंस? जो राहुल गांधी का विरोध सुनना चाहती, भक्तों के लिए था, एक माहौल बनाने के लिए था, इसलिए केवल हिंदी में हुई। और आखिरी सवाल, जो कल की पूरी स्क्रिप्ट थी, पटकथा जिसको आप कहते हैं, सस्ती घटिया फिल्म की पटकथा, वो किसने लिखी थी? क्या वो स्क्रिप्ट राइटर वही तो नहीं था जो किसी और के भाषण लिखता है? राष्ट्रवाद, राष्ट्र प्रेम, मेरे भारत के वोटर, जय हिंद, जय भारत, ये कोई संवैधानिक संस्था इस तरह की बातें नहीं करती। जय हिंद इज ऑल राइट, मेरे भारतीय मतदाता, माँ बहन बेटियां बहुएं, ये संवैधानिक संस्था ये सब बातें थोड़ी करती है। तो सवालों का जवाब देने की बजाय राम प्रकाश जी छुप रहे थे, वो चीजों को सिंप्लीफाई करने की बजाय उनको पेचीदा बना रहे थे ज्ञानेश गुप्ता, विद ए पर्पस। और उसी पर्पस का खामियाजा पूरे चुनाव आयोग की साख को भुगतना पड़ेगा आने वाले तमाम सालों के लिए। ये तो चले जाएंगे, चुनाव आयोग तो फिर भी रहेगा। उन्होंने कहा 800 लोग काम करते हैं हमारे पास, तो निशाने पे अकेले ज्ञानेश गुप्ता क्यों? क्योंकि ही इज हेडिंग द इंस्टीट्यूट। कल उन्होंने मुंह खोला और जिस तरीके से असंवैधानिक बातें की, मर्यादा से ऊपर की बातें की, तो वो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी को गहरा झटका दिया। ये 16 सवाल तो है, निश्चित तौर पे अगर ये 16 सवालों के जवाब दे दे चुनाव आयोग तो शायद इंडिया गठबंधन उनके ऊपर महाभियोग भी ना लाए, अगर सार्वजनिक मंचों पे वो जवाब दे दिए जाए तो। लेकिन जो कल भाषा थी, स्क्रिप्ट पे आपने जिक्र कर ही दिया, भाषा साफ तौर पे ये दिख रही थी कि जैसे किसी रैली में कोई नेता जो है वो कुछ शब्दों पे, पर्टिकुलर शब्दों पे जोर डाल करके और भाषण दे रहा हो, उस तरीके की एक उसी तरीके का माहौल बनाया गया। लेकिन सर सवाल ये उठता है कि ये जो इतने दिनों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार ने, इससे देश के सामने क्या इमेज बनी? क्या वो सारी क्लैरिटीज उनको मिली? कितनी मिली? अगर नहीं मिली तो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया क्यों गया? क्या इसके पीछे केवल और केवल एक ही उद्देश्य था कि मीडिया मैनेज रहे, टीवी स्क्रीन्स बिजी रखी जाए चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के, ताकि टीवी मीडिया पे ये प्रेशर ना पड़े कि वो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा को दिखाने के लिए मजबूर हो, अन्यथा उसके दर्शक सवाल पूछेंगे? 100% सही, यू हैव हिट द नेल, जो अंग्रेजी में कहते हैं ना राम प्रकाश जी, 100% आप आकलन सही। और अकेले इसको मत देखिए, कल पूरे दिन की क्रोनोलॉजी देखिए। राहुल गांधी कल सुबह 10:30 बजे पहुंचते हैं सासाराम, उसी समय प्रधानमंत्री कहां पहुंचते हैं? बक्करवाला में रोड शो करने के लिए हाईवे पर। राहुल गांधी का 12:30-1 बजे का भाषण का कार्यक्रम लालू यादव और तेजस्वी के साथ लॉन्चिंग, उसी समय प्रधानमंत्री कहां बोल रहे होते हैं? रोहिणी के अंदर, रैली के अंदर, देखा होगा। और जैसे ही वहां खत्म, उसके बाद राहुल गांधी का 2 बजे यात्रा किक स्टार्ट करने का कार्यक्रम था। उसको कहीं मीडिया में देखिए, पहली बात तो है कि पोमेरियन मीडिया के अंदर राहुल गांधी और विपक्ष के लिए कोई जगह नहीं, फिर भी कोई भूले भटके दिखा ना दे। और बिहार का जो SIR और तमाम चीजें इनके गले में पड़ चुकी, तो वैसे में वो नैरेटिव में आ ही ना, इसलिए पहले से प्लान करके। आपको पता है ना मोदी जी के बारे में आडवाणी जी ने क्या कहा था? ही इज ए मास्टर प्लानर, इवेंट प्लानर। तो राहुल गांधी का तो शेड्यूल को छुपा नहीं, सिक्योरिटी के जरिए सारा ओपन होता है।
तो उसी समय एग्जैक्टली गणेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाई, ताकि पूरे का पूरा फ्लो, पूरे देश में आपने देखा कहीं पर भी वोट बचाओ यात्रा थी ही नहीं। हर जगह पर या तो मोदी थे, या हाईवेज थे, या गणेश गुप्ता थे। तो ये काउंटर स्ट्रेटेजी बोलते हैं इसको मीडिया की उसमें। तो वो मोदी जी उस मामले के चैंपियन है। कल उन्होंने एकदम राहुल गांधी को नैरेटिव से बाहर रखने की कोशिश की, लेकिन उल्टा ये हुआ कि गणेश गुप्ता ने जो कल भाषा प्रयोग की, आपने कहा चुनावी रैली, बेसिकली देखिए एक त्रासदी हुई है पिछले कुछ दिनों में। आपने देखा होगा एक हमारे झुके हुए उपराष्ट्रपति होते थे, हर समय झुके हुए थे, वो आसन पे बैठ के सभापति के पास उन्होंने क्या कहा कि मैं आरएसएस का एकलव्य हूं। और उनको मोदी जी कहीं ना कहीं मिस कर रहे थे, पूरा देश मिस कर रहा था। जब मोदी जी ने बता भी दिया कि आरएसएस एक एनजीओ है, राल किले की प्राचीर से बताया, तो मैं आप तो उसको डिनाई नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने कहा है। वो फंक्शन भी बहुत बड़े लेवल का आजादी का है। तो देश कहीं ना कहीं कई दिनों से मिस कर रहा था कि आरएसएस का एक एकलव्य तो खो दिया, तो वैकेंसी खाली थी। तो वो कहीं ना कहीं जो कल गणेश कुमार गुप्ता की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसका कंटेंट क्या था देखिए, ध्यान से समझिएगा उसको, मीडिया की उससे सबसे पहले भरपूर नाटकीय था, उसके अंदर खूब नाटकीय था, देखा होगा आपने। उसके बाद उसके अंदर खूब जम के लफाजी थी, उसके अंदर कूट कूट के कुतर्क भरे हुए थे, गपबाजी थी उसके अंदर, राहुल पर हमला था, राष्ट्र का और मतदाताओं का सम्मान गौरव और वो सारे शब्द, लेकिन तथ्य कहीं नहीं थे। तो ऐसी सारी चीजें करके गणेश गुप्ता जी ने वो जो एकलव्य वाली स्पेस थी जो खाली की 21 जुलाई को अपने धनखड़ साहब ने, कहीं ना कहीं उसको बढ़ते हुए दिखाई दी। और आपने देखा होगा कल जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई 83 मिनट के बाद, जितनी ट्रोलिंग अकेले गणेश गुप्ता की हुई है उनकी बातों को लेकर के, उतनी सारे चुनाव आयोग की मेरे ख्याल 75 साल में नहीं हुई होगी, जो कल रिकॉर्ड टूटे हैं। वो केवल इसलिए कि वो किसी के मुखपत्र दिखाई दिए, वो सस्ती फिल्मों की डायलॉगबाजी दिखाई दी। और रही सही कसर वो होगी जब हिंदू अखबार ने सीएसडीएस का वो सर्वे, मैं चाहूंगा वो दर्शकों को दिखाइएगा, सीएसडीएस के सर्वे ने ये साबित कर दिया कि किस तरीके से चुनाव आयोग की जो पूरी विश्वसनीयता है, जो पारदर्शिता है, लोगों में भरोसा है, वो उसको मिट्टी में मिला दिया है। इससे बुरा उदाहरण किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए, किसी लोकतांत्रिक संस्था के लिए, किसी संवैधानिक संस्था के लिए हो नहीं सकता। राम प्रकाश जी, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में गणेश कुमार गुप्ता ने अपने कार्यकाल के 6 महीने पूरा होने से पहले, ऐसी स्थिति ट्रंप ने की थी अमेरिका में, लग रहा था कि कई 6 महीने के अंदर ही उनके खिलाफ वो ना आए थे, और अब आएगा या नहीं, लेकिन विपक्ष ने प्लान तो कर ही लिया महाभियोग लाने का। तो इससे बुरी बात अगर किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए हो सकती हो, तो वो सवाल में दर्शकों को चाहिए। बिल्कुल। एक और चीज बताएं सर जरा, जिस तरीके से हम गणेश कुमार का जिक्र कर रहे हैं, और एक तरफ बिहार में वोटर अधिकार बचाओ यात्रा चल रही है, दूसरी तरफ गणेश कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और फिर अब 65 लाख लोगों के नाम को सार्वजनिक कर दिया जाना, ये सारी चीजें इसी समय पर जब फिर आकर के कनेक्शन वहीं बैठता है बिहार वोटर जोड़ो यात्रा पर। और दूसरी चीज, आपने चूंकि लंबे समय तक चुनाव आयोग कवर किया है, तो जो सीसीटीवी फुटेज को लेकर के जितने भी तर्क दिए गणेश कुमार ने, वो तर्क कितने रिलेवेंट है? क्या पहले चुनाव आयोग में इन सब चीजों की चर्चाएं नहीं होती थी? क्या कभी ऐसा नहीं हुआ जब कभी सवाल उठाए गए हो तो किसी तरीके का कोई प्रूफ चुनाव आयोग के द्वारा इशू किया गया हो? राम प्रकाश जी, अगर वो आपत्तिजनक सीसीटीवी फुटेज होती तो चुनाव आयोग उसका फैसला ही क्यों करता, और रिकॉर्डिंग ही क्यों होती? पहली बात। अभी आपने पानीपत के मामला देखा सर पंचायत का, सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम भी तलब की और सारी की सारी सीसीटीवी फुटेज भी मंगवाई, और जो काउंटिंग कराई अपनी निगरानी में वो उसके सामने कराई। तो आप जो कह रहे हैं वो तर्क नहीं था, वो कुतर्क था, वो टिपिकल संघी कुतर्क था जो गणेश गुप्ता ने रखा। बहन बेटियां बहु कहां से आ गई, वो वोट डालने जा रही है। मेरा आपसे काउंटर सवाल है, ये तो एक सिंपल अपने नैतिक संवैधानिक दायित्व की पूर्ति करते हैं आप जब वोट डालने जाते हैं। आपने लाखों फोटो देखे होंगे, लोग वोट डाल करके अपना पिक्चर डालते हैं सोशल मीडिया पे तमाम जगह, और वो गर्व की अनुभूति का क्षण, उसमें कहां से किसी की मर्यादा और नैतिकता का उल्लंघन हुआ? मुझे एक चीज का जवाब दीजिए, देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर लाखों सीसीटीवी फुटेज लगे हुए, जो कैमरे लगे हुए जिनपे एआई से लैस है, तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर फेशियल रिकग्निशन का। आप परमिशन दें चाहे ना दें, सरकार अपने आप कर रही है आपकी। बहुत सारी बार उसकी प्रिवेसी का जिक्र आता है कि भाई आपकी प्रिवेसी का वायलेशन है नहीं, और ये तो मैंडेटेड है कि भाई वो सीसीटीवी फुटेज होगी। जब आज तक किसी को आपत्ति नहीं हुई, कल तक आपत्ति नहीं हुई, तो गणेश कुमार गुप्ता जी को ओवरनाइट ये आकाशवाणी कहां से होगी? एक इनसे जो पूर्ववर्ती थे राजीव कुमार, उन्होंने क्या कहा था, वो तो इनसे भी बड़े वाले थे, उन्होंने कहा कि 3600 पता नहीं कितने साल लग जाएंगे
उस सीसीटीवी फुटेज को देखने में। वो महोदय ये बात भूल गए, वो शायर थे, एडमिनिस्ट्रेटर तो कम ही थे, शायर ज्यादा थे। वो ये भूल गए कि एआई के जमाने में पूरे दिन का फ्रेम है, आप उसको जहां चाहो उसको ट्रैक कर सकते हो 1 सेकंड के अंदर, वो सारे टूल्स होते हैं। लेकिन लफाजी करने के लिए लफाजी करते हैं, कोई खास बात नहीं। तो वो 3600 साल की बात करते थे सीसीटीवी दिखाने की, इन्होंने अपने गुरु से भी आगे चले गए। इन्होंने बहन बेटियों की अस्मिता से, व्यक्तिगत उससे, निजता से जोड़ जाड़ के वो नहीं देंगे एक, और चुपके से जो अपने सीसीटीवी फुटेज उसको 45 दिन में गायब करने का भी कानून बना लिया एक तरफा ढंग से। कैसे कर सकते हो आप? लेकिन क्योंकि सरकार के साथ है, सरकार के एजेंडे को पूरा करते हैं, इसलिए चुपके से उसको 45 दिन में सीसीटीवी फुटेज को, या तो 45 दिन या उसके बाद छुट्टी। कौन से कानून के तहत कराया आपने? तो ये टिपिकल कुतर्क है राम प्रकाश जी, और इस चीज को समझना होगा देश को कि अगर ये इतनी खराब चीज होती तो ये कानून क्यों बनता कि सीसीटीवी की कवरेज में वो होना चाहिए। तो ये बेसिकली अपने कुकृत्यों को छुपाने के लिए जो चोरी और डाके डलते हैं चुनाव प्रक्रिया के दौरान, वोटर लिस्ट से लेकर के 5J के बाद वाली वोटिंग, आंकड़े छुपाने वाली वोटिंग, वो सारी जो चीजें हैं वो अपने आप में बहुत बड़ी कहानी कह रही है। और इसमें अब एक चीज बड़ी साफ होगी, जिस तरीके की कुतर्क कल गणेश गुप्ता ने किए कि ही इज ए पार्टनर इन दिस क्राइम ऑफ वोट चोरी, इसमें कोई वो मत मानिएगा, वो बिल्कुल इसका एक पक्ष बनकर खड़ा हो गए। होना ये चाहिए था कि चुनाव आयोग पारदर्शिता की बात करे, चुनाव आयोग जवाबदेही की बात करे, चुनाव आयोग विश्वसनीयता की बात करे, और वही जो मैंने भेजा है दर्शकों को दिखाइएगा, वो दर्शकों को, आम आदमी को, देश के आम वोटर को और हर नागरिक को जो क्रेडिबिलिटी लॉस हुआ है वो हिस्टोरिक है। हम जो चर्चा कर रहे थे कि राजीव कुमार, उससे पहले अपने सुभाष चंद्रा, उससे पहले सुनील अरोड़ा, वो इस चुनाव आयोग की 75 साल की अर्जित साख को गड्ढे में डाल के गए थे। इन्होंने उसको गड्ढे से उठा करके खाई में, और कल के बाद मुझे लगता है वो गटर में पहुंचा दिया है कि वो एक राजनीतिक पार्टी के लिए बैटिंग करते हुए दिखाई देते हैं। मुझे आप एक बात बताइए, कल की जो खोखली बयानबाजी थी उसके बाद कौन ये मानेगा कि देश का चुनाव आयोग निष्पक्ष है? और वही चीज उस सर्वे ने, CSDS के साबित की। तो बेसिकली क्या है कि आयोग का जो भरोसा था, आयोग की जो विश्वसनीयता थी, उसमें भयानक गिरावट आई। ये फिगर दी है मैंने, सारे चार्ट दिखा दीजिए दर्शकों को। दिल्ली में जहां उसने हाल ही में चुनाव चोरी किया था, उससे सबसे ज्यादा कमी वहां पर आई। जो आपने देखा केजरीवाल ने कैसे लिस्टें दिखाई थी सब जगह कि जिंदा है, मार दिए, एक के घर में 50-50 वोट, वो सारी चीजें। अब बेहतर ये होगा कि मोदी जी गणेश को हटाए और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत चुनाव आयुक्त की नियुक्ति संबंधी कानून में संशोधन करें और नए चुनाव आयुक्त वैसे बनाए जैसे CGI की प्रेजेंस में चुनाव आयोग को सजेस्ट किया गया था। अदरवाइज जो प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और उनका वो, उसकी बजाय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एटलीस्ट मौजूदगी इस जो गिरती हुई साख है शायद उसको थामने में कुछ हद तक मदद कर सकती है। अदरवाइज इस चुनाव आयोग का मटिया मेट जो इसकी साख का था वो गणेश गुप्ता ने अपने 83 मिनट के भाषण में कर दिया है, और 6 महीने के कार्यकाल। बिल्कुल, ये जो संवैधानिक संस्था पर जो भरोसा था वो एक बड़ा सवाल हो गया है लोकतंत्र के हिसाब से, लेकिन इन सवालों का जवाब अभी भी नहीं दिया जा रहा है। चुनाव आयोग आया, एक सियासी दल की भाषा बोल करके चला गया। वो सियासी दल पहले से ही इनके सारे सवालों के जवाब दे ही रहा था, और उसी क्रम में सवाल सारे के सारे एज इट इज पेंडिंग छोड़ दिए गए। अब चुनाव आयोग आया ही क्यों, सबसे बड़ा सवाल अब शायद ये बन करके खड़ा हो गया है देश के सामने, लोकतंत्र के तमाम प्रहरियों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।